हेलो एवरीवन, आज शुरू करते हैं हम लोग सीटेट के बारे में। देखेंगे कि कल सीटेट का नोटिफिकेशन जो आया और उसके बाद क्या स्ट्रेटजी है। जैसे ही देखा गया कि सीटेट का नोटिफिकेशन आया, सब लोगों ने वीडियो डालना स्टार्ट कर दिए कि हमारा कोर्स लो, हमारा कोर्स लो। तो प्लीज़ कोर्स लेने से पहले इस एक वीडियो ज़रूर देख लेना। इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2022 कल आया है 20 अक्टूबर 2022 को, ये मैं वीडियो आज 21 अक्टूबर को शूट कर रहा हूँ। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या दिखाया गया है और फॉर स्ट्रेटजी फॉर दिसंबर 2022 और 2023 के लिए जो CBT एग्ज़ाम है वो आपका दिसंबर 22 से लेकर जनवरी 23 तक क्या किया जाएगा, इसको कंडक्ट कराया जाएगा। CBT फॉर्म में कराया जाएगा, कंफर्म कर दिया गया है। इस बार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा। तो उसको समझाने से पहले हम क्या करेंगे, आपको पेपर 1 जो है, अभी पहला वीडियो पेपर 1 का होगा, उसके बाद अगला वीडियो जो आएगा पेपर 2 का आएगा, दोनों को ही मैं समझाऊंगा। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं पहले कल जो हमारा नोटिफिकेशन आया था उस नोटिफिकेशन का क्या था मतलब। तो पब्लिक नोटिस जारी हुआ है 20/10/2022 यानी कि 20 अक्टूबर 2022 को एक नोटिस जारी हुआ है जिसमें बताया गया है एक सिमिलर नोटिस एक बार पहले भी जारी हुआ था जुलाई अगस्त के अंदर। अब नया नोटिस स्टार्ट हुआ है 20 अक्टूबर 2022 को, यानी कि कल ये जारी हुआ है। इसमें बताया गया है कि 25/11/2022 जो होगी उसकी लास्ट डेट होगी फॉर्म फिल होने की, और फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे आपके 31/10 यानी कि 31 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म, और लगभग 25 नवंबर 2022 तक क्या होंगे, ये फॉर्म को फिलअप किए जाएंगे, जिसमें फ़ी का मेंशन किया गया है। और ये बताया गया है कि आपके जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे वो एग्ज़ाम दिसंबर 22 से लेकर जनवरी 23 तक जो है कई शिफ्ट्स में कंडक्ट कराए जाएंगे, जैसा कि इस साल कंडक्ट कराए गए थे एग्ज़ाम। सेम हिंदी में दे रखा है। आगे बात करते हैं हम लोग कि हम लोग पेपर कैसे देखें। तो मैं जो आपको पेपर बता रहा हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ किसी एग्ज़ाम को निकालने के लिए, तो वो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। अगर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके पता है आपको, तो आप अच्छे से उस चीज़ को क्या है निकाल सकते हो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए आप सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप कैसे निकालेंगे, तो आपको बता देता हूँ। एक मिनट को मुझको इसके शो को एंड करने दो। जो आपको पेपर निकालने हैं, वो पेपर निकालने का एकमात्र साधन जो आपके पास है वो है ईयर। आप किसी ऑफिशियल साइट जो है आपकी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट की वेबसाइट है, तो उसके आप आर्काइव वाले सेक्शन पे जाएंगे। जो आर्काइव वाला सेक्शन होता है उसके अंदर आपके पास प्रीवियस ईयर के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, उसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर 2021 दिसंबर में पेपर जो हुए थे, सभी ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर जितने भी थे, आप देखोगे कि जितने क्वेश्चन पेपर जो हुए हैं दिसंबर 2022 के अंदर ऑनलाइन फॉर्म में हुए हैं, उसका डाटा आपको दे रखा है। इसके अलावा जनवरी 21 को जो पेपर हुआ था उसका डाटा दे रखा है, दिसंबर 19 को, जुलाई 19, दिसंबर 18, यानी कि दिसंबर 18 से लेकर और दिसंबर 21 तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सबको क्या है ऑफिशियल साइट पे CTET.nic.in आर्काइव वाले सेक्शन में, और उनकी फाइनल आंसर की जो थी वो भी आपको यहाँ पर मेंशन है। तो इसका मतलब आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, सब कुछ आपको क्या हो जाएगा, यहीं से मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि आगे क्या है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऑफिशियल आंसर की जो पेपर प्लस ऑफिशियल आंसर की को आप सीटेट की वेबसाइट से निकाल लीजिए, जिससे आपको कोई डाउट ना हो। मैं बात करता हूँ सिलेबस क्या है इसका, पेपर 1 पेपर 2 का। तो पहले पेपर 1 की बात कर लेते हैं। पेपर 1 का सिलेबस सेम चीज़ है। आपके सामने चाइल्ड डेवलपमेंट के 30 MCQ क्वेश्चन आएंगे, इसके 30 मार्क्स के होंगे। लैंग्वेज 1 आपकी जो भी आप चूज करें, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जो 22 भाषाएं हैं सबको चूज कर सकते हैं उन्हीं में से किसी को। लैंग्वेज 2 भी आपके लिए कंपलसरी होता है। फर्स्ट पेपर में मैथमेटिक्स आता है और EVS, ये 5 सेक्शन आते हैं। पाँचों ही सेक्शन आपके लिए क्या हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे कैसे ये 20 भाषाएं ये हैं। जो 20 भाषाओं में आपका पेपर होता है वो 20 लैंग्वेज के बारे में दे रखा है। आगे बात करी जाए तो नेचर ऑफ स्टैंडर्ड क्या होता है पेपर सेकंड का, ये पेपर सेकंड के बारे में बात करते हैं। पेपर 1 फॉर क्लास 1 to 5 प्राइमरी स्टेज के लिए CDP का पोर्शन 30 नंबर का आता है, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट का 15 क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा 5 क्वेश्चन आते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा से आते हैं, और 10 क्वेश्चन जो आते हैं लर्निंग एंड पेडागोजी से आते हैं। तो ऐसे करके 30 क्वेश्चन जो आपके कंठस्थ हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। कहाँ से, CDP वाले पार्ट से। लैंग्वेज की बात करें तो 30 क्वेश्चन आते हैं लैंग्वेज, चाहे लैंग्वेज 1 हो चाहे लैंग्वेज 2 हो, दोनों से ही 30 क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट वाले में क्या होता है कि जब लैंग्वेज 1 जो होता है उसमें आपके 2 पैसेज आते हैं, एक प्रोज एक ड्रामा आता है, और पेपर 2 अगर लैंग्वेज 2 को चूज करेंगे तो उसमें दोनों ही प्रोज आते हैं। तो ये इतना सा अंतर होता है। इसके अलावा 15 इसकी पेडागोजी कंटेंट का आता है। लैंग्वेज सेकंड में भी सेम चीज़ है आपके सामने।
मैथमेटिक्स की बात करिए तो मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 15 क्वेश्चन आते हैं कंटेंट से और 15 क्वेश्चन आते हैं पैडागोजी से। पैडागोजी कहाँ से करेंगे आप, तो एनसीएफ 2005 को पढ़ लीजिए, वहाँ से आपकी पैडागोजी कंप्लीट हो जाएगी। ईवीएस के बारे में बात करें तो 30 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 15 क्वेश्चन आपके आते हैं इन थीम से। ईवीएस की 6 थीम है, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, यानी कि फैमिली एंड फ्रेंड्स परिवार एवं मित्र, फूड माने खाना भोजन, शेल्टर माने आपको आवास जहाँ रहते हैं, वाटर माने पानी जल, और ट्रैवल माने यात्रा, और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं थिंग्स भी। तो 6 आपकी थीम है। और पहली वाली जो थीम है फैमिली एंड फ्रेंड्स, उसके अंदर आपकी 4 सब थीम भी दे रखी है। रिलेशनशिप यानी कि संबंध किस प्रकार, प्रकृति से संबंध, दोस्तों से संबंध, माँ बाप मतलब परिवार से संबंध, जो भी संबंध होते हैं। वर्क एंड प्ले, कार्य और खेल में चीज़ें करके सिखाना, वो कहलाता है। एनिमल्स से प्रेम करना, एनिमल्स को केयर करना, प्लांट्स की केयर करना, प्लांट्स को लगाना, प्लांट्स को ग्रो करना, ठीक है, ये सब सिखाया था। इसके अलावा 15 क्वेश्चन की जो पेडागोजी पोर्शन ईवीएस का आता है, वो भी आपको कहाँ से मिलता है, वो मिलता है हमें ईवीएस की किताब, जो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक की किताब होती हैं, और 3 से लेके जो ईवीएस आपके कब से स्टार्ट होता है, 3 से स्टार्ट होता है ना, उसको पढ़ लीजिए। और जो प्रीफेस दे रखा होता है, किताब को शुरू होने से पहले एक आलेख करके लिखा होता है अध्यापक के लिए कि अध्यापक कैसे पढ़ाएगा, और एनसीएफ 2005 को आप पढ़ लेंगे तो आपका पेपर जो है पूरा का पूरा कन्फर्म हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग। अब मैं लगा रहा हूँ आपके आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सीटेट का, जनवरी 2021 पेपर 1 जो आया था सीडीपी और प्लस ऑल सब्जेक्ट का पेडागोजी। तो मेरे पास मैंने क्या किया है, इसका एक प्रिंट आउट निकाल रखा है अपने पास, और उस प्रिंट आउट को मैंने पेपर की फॉर्म में इसमें ऐसे करके लगा रखा है। तो इसी से मैं आपको क्या है अगला पेपर जो है उसको समझाने जा रहा हूँ कि पेपर में आता क्या क्या है। बात करते हैं कि पेपर जो है वो किस प्रकार से पूछा जाता है और उस पेपर के अंदर क्या क्या आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर 1 की। तो पेपर 1 जो है आपका इस तरीके से आया था, समझ लीजिए इस चीज़ को। पेपर 1 पेपर 1 में लिखा होता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये सब मैंने कहाँ से निकाले हैं, ctet.nic.in से निकाले हुए पेपर हैं, वहाँ से देखिए। सीडीपी का पोर्शन है 1 से लेकर 30 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स 31 से 60 तक आते हैं, ईवीएस 61 से लेकर 90, यानी कि 1 से लेकर 90 तक आपको क्या है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, मैथमेटिक्स और ईवीएस करने होंगे। इसके अलावा 2 पार्ट आपके किसके आते हैं, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2। यहाँ पे मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज को कवर करूँगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखते हैं, पहली बात करते हैं हम लोग कि क्वेश्चन जो है आपके किस प्रकार आए हैं। पहला क्वेश्चन था, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या दिखाता। अब देखिए होता क्या है, इसके अंदर एक वर्ड है जिसको हम लोग स्टीरियोटाइप कहते हैं, रूढ़वादिता कहते हैं। रूढ़वादिता का मतलब होता है पुरानी सोच को मानने वाले लोग, रूढ़वादी लोग कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, आफ्टर गेटिंग हर्ट ड्यूरिंग अ प्ले एक्टिविटी रोहन स्टार्टेड क्राइंग, सीइंग दिस हिज फादर रिस्पॉन्डेड डोंट बिहेव लाइक अ गर्ल्स, बॉयज डोंट क्राई। दिस स्टेटमेंट बाय द फादर इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टीरियोटाइप्स। तो कह सकते हैं कि रिफ्लेक्ट्स जेंडर स्टीरियोटाइप, यानी कि ये लैंगिक रूढ़वादिता को दर्शाता है। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रगतिशील कक्षा के अंदर, प्रगतिशील कक्षा का मतलब होता है जहाँ पर टीचर बच्चों को सेल्फ से कुछ ना कुछ करने के लिए, क्रिएटिव आइडियाज़ को खोजने के लिए मौका देता है। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो इसका जो आंसर गया था कि ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। एम्पल अपॉर्चुनिटीज शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। ठीक है, आगे देखिए, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। वाइगोत्स्की ने इसे क्या बोला गया है। तो जब भी ध्यान रखना, वाइगोत्स्की का एक कॉन्सेप्ट होता है ZPD का, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसमें आपको एक स्कैप फोल्डिंग वर्ड आता है, यानी कि पहाड़ का वर्ड आता है, जिससे बच्चे को सहारा दीजिए, सहारा देके बच्चा अगले स्टेप पर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे कहीं ऐसा लिखा हुआ है, एक्ट एज ए स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग, यानी कि अधिगम के लिए पहाड़ का संरचना का काम करना। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो सामाजिकरण की जब बात करते हैं हम, तो मालूम होना चाहिए कि हमारे एक प्राथमिक सामाजिकरण होता है, एक द्वितीयक सामाजिकरण होता है। प्राथमिक सामाजिकरण आपका परिवार, घर परिवार, दोस्त पड़ोसी करते हैं। इसके अलावा अगर द्वितीयक सामाजिकरण की बात करें तो स्कूल है, प्लेग्राउंड है, ये द्वितीयक सामाजिकरण के कारक होते हैं। तो यही है, विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। हम बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। इसमें क्या है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि, बहुबुद्धि सिद्धांत किस पर जोर देता है, तो ध्यान रखना, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, हॉवर्ड गार्डनर ने दिया था। और वो दर्शाता है कि देयर आर सेवरल फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस,
8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस जो उन्होंने बताई। एनसीईआरटी में 8 प्रकार की इंटेलिजेंस के बारे में बात करी गई है हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा, जिसमें 9 वाली पर वो वर्क कर रहे हैं। 9 वाली जब क्राइटेरिया को पार कर लेगी तो 9 भी इंटेलिजेंस हो सकती हैं, लेकिन अभी कितनी है आपकी? 8 प्रकार की इंटेलिजेंस है। तो बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं। आगे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर अप्रूव इट्स, यानी कि दूसरे इस कार्य को कर रहे हैं, इसकी वजह से हम कोई कार्य करें तो वो क्या कहलाता है, किस दशा को दिखाता है? ध्यान रखना, कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत के में नैतिक विकास की 3 प्रमुख अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी? पूर्व प्रथागत, प्रथागत और उत्तर प्रथागत। तो यहाँ प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। ये फॉर्मल कन्वेंशनल कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट। जो प्री कन्वेंशनल होती है उसकी एज मानी जाती है 3 से लेके 8 साल, यानी कि बच्चा उस समय कौन सी चीज़ें मानता है? जिसमें उसको डर लगता है कि कहीं अगर हमने काम नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। और जब बच्चा 8 से 11 या 8 से 13 की स्टेज पहुंचता है तो उसको बोलते हैं कन्वेंशनल स्टेज। कन्वेंशनल स्टेज में क्या करता है बच्चा? उन चीज़ों को फॉलो करता है जो समाज फॉलो कर रहा होता है। समाज उसका अच्छा बताएगा तो वो अच्छा करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जब बच्चा किसे, क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं इसलिए करता है, तो इसका मतलब बच्चा किस में जाएगा? ये जो ऑप्शन इसका जाएगा प्रथागत अवस्था में जाएगा। और उत्तर प्रथागत में हम सब लोग आ जाते हैं, जो स्वविवेक, अपना विवेक लगाते हैं, उसके आधार पर क्या करते हैं? आंसर देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो इसका आंसर क्या है? प्रथागत। प्रथापूर्व में 3 से लेकर 8 साल, प्रथागत में 8 से लेकर 13 साल और उत्तर प्रथागत में 13 से प्लस साल होते हैं। थोड़ा बहुत हर किताब अलग अलग लिखती है, आप इसको देख लेना। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में खाली स्थान के महत्व पर जोर देता है। तो जैसा कि लिखा हुआ है, सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग एम्फेसाइज अपॉन द कल्चरल टूल्स। तो किस पर ध्यान देता है? ये कल्चरल टूल्स पर ध्यान देता है। आगे बात करते हैं हम लोग। इन हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे एक्सप्लेन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ। जीन पियाजे ने अपने संज्ञान विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किसके रूप में वर्णित किया है? तो स्कीमा के रूप में किया। तो स्कीमा माने मनोबंध होता है। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन था ये। प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव कैरेक्टराइजेशन इज। अब देखिए, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का गुण क्या होता है? देखिए, पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी। पूर्व संक्रियात्मक, पहली थी संवेदी गामक अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पहली थी 0 से लेकर 2 साल, फिर आती है 2 से लेकर 7 साल, अगली आती है मूर्त अवस्था 7 से लेकर 11 साल और अमूर्त आती है 11 प्लस। तो यहाँ बात किसकी कर रहे हैं वो लोग? पूर्व संक्रियात्मक की, यानी कि 2 से लेकर 7 साल का बच्चा है, बच्चा अभी बहुत छोटा है। तो उसमें लक्षण आपको मालूम करने हैं। क्या अमूर्त सोच सकता है? बिल्कुल नहीं सोच सकता भाई। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कैसे कर सकता है 2 से 7 साल का बच्चा? बात करते हैं विचार और सोच में केंद्रीकरण, बिल्कुल केंद्रीकरण हो सकता है। केंद्रीकरण का मतलब होता है एक ही पहलू को समझना। अगर उसको 2 बर्तन में पानी दिया जा रहा है, दूध दिया जा रहा है, चाय दी जा रही है, तो उसको एक बर्तन अच्छा लगेगा, एक बर्तन खराब लगेगा। उसकी सोच क्या हो चुकी है? एक जगह केंद्रीकृत हो चुकी है। तो इसलिए आप कह सकते हो कि ये वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। परिकल्पित निगमनात्मक सोच, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग कब होती है? 11 प्लस वाले में होती है। और संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता कब आती है? वो 7 से 11 में आती है, यानी कि मूर्त वाले में आती है। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विचार सोच में केंद्रीकरण। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के बारे में कौन सा कथन सही है? तो 10वें का आंसर जो गया था आपका गया था विकास बहुआयामी होता है, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 10 का। 11वां क्वेश्चन है सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस। तो आपको पियाजे से क्वेश्चन लगाना था, सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त। आपका पहला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। अब देखिए, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं तो टीचर को क्या करना चाहिए? सब चीज़ों को एक साथ लेकर चलना चाहिए। तो क्या है? अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। देखो, बाधा नहीं है, ना असफलता है, ना समूह बनाने का मापदंड है। अगर विविधताएं हैं कक्षा के अंदर तो उसका यूज करिए। उसके बेस पे आप क्या करिए? अच्छे से प्लानिंग करिए। प्लानिंग फॉर टीचर लर्निंग प्रोसेस एक टीचर की जिम्मेदारी बनती है इस चीज़ के मामले में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं जन्म से एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर करना चाहिए? तो प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स। अगला है अनडिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट। सेग्रीगेशन तो नहीं करना चाहिए, मतलब आधार पर अलगाव नहीं करना चाहिए। हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 13 का चौथा आंसर इसका सही है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, देखिए ध्यान रखना, एक RPWD एक्ट आया था, रिवाइज पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, जहां पर विकलांग शब्द की जगह दिव्यांग वर्ड का यूज कर दिया गया था। और इसमें क्या कहा गया था
किस शब्दावली का प्रयोग किया, यही पूछा गया कि इसमें किस शब्दावली का उपयोग किया गया है। तो क्या आंसर जाएगा कि वहाँ पर जो विकलांग छात्र थे उसकी जगह एक नई शब्दावली का जोड़ा गया, इसका नाम बोला गया दिव्यांगता या दिव्यांगजन। जिसके अंदर दिव्य अंग होता है वो दिव्यांग कहलाता है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली बात है, अगर बच्चा जूझ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है उसको, तो टीचर को क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। दृश्य शब्द सामग्रियों का इस्तेमाल बिल्कुल करना चाहिए, संरचनात्मक उपागमों का इस्तेमाल ये भी करना चाहिए, शैक्षिक योजना बनाना ये भी करना चाहिए, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बना सकता है। जटिल संरचना का उपयोग नहीं भाई, जब वो पहले से ही जूझ रहा है तो उसको जटिल चीज़ें क्यों दी जाएंगी। तो इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका। आगे, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या होता है। अगर बच्चा कोई क्रिएटिव है तो उसका प्रमुख पहचानने का एक ही सबसे अच्छा रीज़न है कि आप उसकी थिंकिंग देखिए, वो किस बारे में सोच रहा है। यदि वो, तो इसमें सबसे ज़्यादा सोचने की बात कब आती है, जब आप अपसारी चिंतन करते हैं। तो अपसारी चिंतन का मतलब होता है डाइवर्जेंट। आपने सुना होगा कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। लेंस सुने होंगे, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट लेंस। तो कन्वर्जेंट लेंस होते हैं, चीज़ों को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, और डाइवर्जेंट क्या करते हैं, उन चीज़ों को बिखेर देते हैं। तो सोच को बिखेरना वही क्रिएटिविटी कहलाती है। इसका आंसर क्या जाएगा, 16 का 2 यानी कि अपसारी चिंतन जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे बात करते हैं हम लोग 17वें क्वेश्चन की, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो पहला एग्जाम्पल है, सॉरी, इसका मेन आंसर क्या है कि अगर टीचर को एड्रेस करना है लर्नर की डाइवर्स बैकग्राउंड को, तो ड्रॉ एग्जाम्पल फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग। अलग अलग सेटिंग्स जो होती हैं डाइवर्स विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। आप जब इसके और चीज़ों को समझोगे तो मालूम पड़ेगा कि ये बोल रहा है कि बातचीत टालनी चाहिए। बातचीत नहीं टाल सकते हो। टीचर कभी अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करता। टीचर अच्छा कौन सा होता है, जो वहाँ जाता है, समझता है बच्चों को, और उन्हें नकारात्मक विचार लाना ये भी गलत हो जाता है। आकलन, मानकीकृत आकलन तो बिल्कुल गलत होता है। आप क्या कहोगे, विविध विन्यासों से उदाहरण लीजिए। अगला क्वेश्चन आता है 18वां क्वेश्चन है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। तो इसमें क्या है, अगर कोई समस्या समाधान हो रहा है, करना है, तो उसको अच्छा कैसे किया जा सकता है, फैसिलिटेट कैसे किया जा सकता है। तो आप देखिए कि क्या ऐसी कोई सिमिलर सिचुएशन कहीं और हुई है, तो उस सिमिलर सिचुएशन का एग्जाम्पल लेके, जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई कोर्ट के अंदर कोई केस आता है, वो केस अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको सॉल्व कर चुका होता है, तो लोअर कोर्ट्स क्या कहते हैं कि हमने उसके रेफरेंस लेके इसका फैसला सुना देते हैं। तो समस्या समाधान में भी यही होता है कि समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये होता है। आगे बात करते हैं 19वां क्वेश्चन कि 19वां क्वेश्चन क्या है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। तो अगर आपको किसी बच्चे के अंदर अधिगम करना है तो उसके लिए क्या कर, मेन चीज़ होती है कि मोटिवेशन बना रहे। मोटिवेशन बना रहे इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, जो मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स होते हैं, मतलब लक्ष्य प्रवृत्ता पर जोर देना। आगे बात करते हैं, सेम क्या है, शर्मिंदगी क्या होती है। शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। देखो, शर्मिंदगी यानी कि शेम है, तो उसका असर किस किस चीज़ पे पड़ेगा, आपके इमोशंस पे भी पड़ेगा, आपके संज्ञान मतलब होता है समझ, मानसिक स्वास्थ्य पे भी पड़ेगा इसका असर। तो क्या आ गया, शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल गलत। संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, ये सही हो सकता है। बच्चों को अधिगमित अवृत करने के लिए बहुत प्रभावशाली है, नहीं भाई। शर्मिंदगी प्रभावशाली कब से होने लगी, शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए, ये भी गलत है। तो इसका मतलब क्या है कि शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, यही आंसर इसका हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा होता है। तो वो मैंने बताया कि अगर अधिगम करना है तो आप आपस में संबंध ढूंढिए। तो क्या आएगा, संकल्पनाओं के बीच में संबंध खोजना। जो भी आपकी हाइपोथेसिस आई है, जो कॉन्सेप्ट बन के आए हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप ढूंढोगे, उतना ही अच्छा आंसर आपको मिल जाएगा। 22वां क्वेश्चन है, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्र का विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर टीचर के पास कुछ आता है, टीचर क्या करता है, उन गलतियों को देखता है और उसके बेस पे क्या करता है, आंसर देता है। तो त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। अगर त्रुटियां आ रही हैं, त्रुटियों को समझो, त्रुटियों को उनको समझ के टीचर क्या करता है, अपनी कार्य योजना बनाता है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। बाकी इसमें देखो नेगेटिव आंसर होगा, अलग कर सकती है, त्रुटियों में शोधन पर निर्भर करता है, दंड की मात्रा। तो सबसे अच्छा आंसर आपका 2 है। अच्छे से अगर पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत। देखो, ये सब पॉजिटिव आंसर है।
एक आंसर नेगेटिव है, सूचना अलग अलग टुकड़ों में। तो सूचना अलग अलग टुकड़ों में दी जाएगी तो बच्चों को क्या है, दिक्कत है। जैसे गेस्टाल्टवाद क्या कहता है, गेस्टाल्टवाद कहता है कि जो भी सूचना दी जाए उसको क्या है, पहले इकट्ठा करके दिखाया जाए। पेड़ को पहले पेड़ दिखाया जाए, उसके बाद ही पत्तियों को, फूलों को समझाया जाए। तो जब सूचना टुकड़ों में होती है तो बच्चों को दिक्कत आती है। तो टुकड़ों को सूचना को नहीं देखना चाहिए, देखना चाहिए कैसे। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी होती है? अब देखिए, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था क्या होती है, इसका मतलब होता है कि अधिगम कब कोई कर सकता है। तो पहला उच्च उत्तेजना, उच्च भय, तो भय का अधिगम से कोई संबंध ही नहीं है, पहली बात। निम्न उत्तेजना, उच्च भय, भय का यहाँ पे उच्च भय बता रहा है तो उच्च भय नहीं होना चाहिए। संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना कोई भय नहीं। देखो उत्तेजना आवश्यक है। अराउजल जो होता है, अगर आप मोटिवेशन थ्योरी पढ़ोगे तो मोटिवेशन साइकिल है, नीड के बाद एक अराउजल आता है। तो अराउजल अगर नहीं होगा तो आप कोई काम नहीं करोगे। तो संतुलित अराउजल होना चाहिए और कोई किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए बच्चे के अंदर। तो ये एज ए टीचर आपको समझना है इस चीज़ को। अधिगम, अगला क्वेश्चन है, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल सही आंसर है इसका। 26 का आंसर है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त होती है अधिगम के संबंध में? तो इसमें बोला गया एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल, एबिलिटी इज फिक्स्ड, एफर्ट्स डोंट मेक एनी डिफरेंसेस, फेल्योर इज अनकंट्रोलेबल। सब चीज़ नेगेटिव है। यहाँ पे क्या है, योग्यता सुधार होती है। आपकी जो एबिलिटी है उसको आप बार बार करके अच्छे से सुधार भी सकते हो। देखा होगा आपने सीटेट में आपके पहले नंबर कम आए होंगे, फिर धीरे धीरे करके इंप्रूव हुए होंगे, आप 130, 135, 140 तक पहुंच रहे होंगे। तो ये क्या है कि एबिलिटी आपकी कैसी होती है, इम्प्रूवेबल होती है, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक होती है? कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग स्टूडेंट इज लाइकली टू इम्प्रूव इन द सेटिंग विच एम्फेसाइज ऑन। देखिए, जब भी कभी की बात करी जाए कि कॉन्सेप्ट बेस्ड अगर आपको किसी में स्टार्ट करनी है तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है अन्वेषण और संवाद। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो क्या करेंगे, आप बच्चे को खोज करने के मौके दीजिए और बच्चों को आपस में संवाद करने दीजिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। अगले बात करते हैं 28वां क्वेश्चन। एक कार्य के दौरान एक बच्ची है साइना, स्वयं से बात कर रही है। तो वाइगोस्की ने इसे प्राइवेट स्पीच कहा है और उस प्राइवेट स्पीच के माध्यम से बच्ची जो है खुद को क्या कर रही है, तो उसका क्या आंसर जाएगा, स्वनियमन कर रही है, स्वनियमन कर रही है। अगर यहीं प्याजे की बात करते तो प्याजे क्या कहते हैं, आत्मकेंद्रित है बच्ची। और वाइगोस्की क्या कह रहे हैं, बच्ची स्वनियमन, सेल्फ रेगुलेशन कर रही है। किसके माध्यम से कर रही है, व्यक्तिगत वाक्य यानी कि प्राइवेट स्पीच, निज वार्ता के माध्यम से ऐसा कर रही है। आगे बात करते हैं 29वां, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए कि बच्चे की ज़रूरतों और आवश्यकताओं को समझना। तो कोई आंसर है इसका? बिल्कुल, विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना क्या कहलाता है। बात करते हैं बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है। देखो, बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताएं किसकी वजह से होती हैं, तो दोनों की वजह से होती हैं। आनुवंशिकता की वजह से भी होती हैं और पर्यावरण की वजह से भी होती हैं। जैसे कि वुडवर्थ ने कहा था कि मल्टीप्लाई होता है, गुणनफल होता है आनुवंशिकता और इसका। तो ये 30 क्वेश्चन आपके कंफर्म हुए। 30 क्वेश्चन किस चीज़ के थे, ये 30 क्वेश्चन थे आपके पेडागोजी के या सीडीपी जिसको कहते हैं आप लोग। अच्छे क्वेश्चन है, सारे के सारे आप कर सकते हैं। और मैं आपको बता दिया कि आपको क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेंगे। सारे क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलते हैं आपको, वो मिलते हैं सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट से। आगे हम बात करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट की। तो इसमें पहला सब्जेक्ट आपका आता है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में आप अगर देखोगे तो ये क्वेश्चन मैथमेटिक्स के हैं, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। तो इनको आगे बढ़ते हैं हम बात करते हैं पेडागोजी की, बात करेंगे मैथ की पेडागोजी। यहाँ तक आपके क्या है, मैथ चल रहा है। बात करेंगे मैथ की पेडागोजी की कि मैथ की पेडागोजी कहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। 41 क्वेश्चन से स्टार्ट है, 37, 38, 39, 40, 41, यहाँ भी 41 भी वही है आपका। बात करते हैं 42। देखिए, और मैं बता दूं आपको कि आपको मैथमेटिक्स पढ़नी कहाँ से है, तो एनसीएफ का चैप्टर नंबर 3 जो है उससे आप पढ़ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया, गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया वांछनीय है। वांछनीय का मतलब होता है एक्सेप्टेबल है, डिजायरेबल है। तो यहाँ पे आंसर जाएगा संकल्पनाओं को, अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। जब भी आपको क्या है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी हो मैथमेटिक्स के अंदर, तो इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कॉन्सेप्ट शुड बी इनकरेज्ड। तो कॉन्सेप्ट का देखो, कहते हैं ना कि बेस मजबूत होना चाहिए। तो बेस मजबूत कब होगा, जब आप क्या करो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे। तो मैथमेटिक्स में बेसिक जरूरी है, आधारभूत जो नॉलेज है वो जरूरी होती है। तो इसलिए इसका आंसर क्या गया था, सेकंड आंसर गया था। आगे बात करते हैं, ये बंद सिरे वाले प्रश्न, खुले सिरे वाले प्रश्न कब से होता है, अपसारी और अभिसारी चिंतन के अंदर होता है। आगे बात करते हैं
44 गणित के शिक्षण अधिगम पर किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम होती है। देखिए जब गणित की बात करते हैं तो छात्रों में गलत उत्तरों के पूरे हल देना ये गलत होता है। आप बच्चे को क्या देंगे, थोड़ा सा सहारा दीजिए, उसको स्वयं से करने दीजिए। कई बार हमने देखा है कि टीचर क्या करता है, कहता कॉपी बेटा हमें कॉपी तो हम आपको सॉल्व करके देते हैं, तो इसमें क्या ये चीज़ गलत होती है। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। वर्ग को देखेंगे तो वो समचतुर्भुज भी है, एक आयत की कैटेगरी में भी आता है, क्योंकि आयत में क्या होती है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है। वर्ग में भी लंबाई चौड़ाई होती है, चाहे भुजाएं भली बराबर होती हों, और समचतुर्भुज में भी क्या 4 भुजाएं होती हैं। तो उसने बोला दोनों चीज़ें हैं। वह वैन हील के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है। तो यहाँ पर देखा उसने संबंध बनाया। किससे संबंध बनाया भाई, उसने संबंध बनाया वर्ग का समचतुर्भुज से, रोम्बस से बनाया, स्क्वायर का बनाया रोम्बस से, और रोम्बस का बनाया रेक्टेंगल से। तो एक रिलेशनशिप हुआ, संबंध बनाया। तो आपको पता होगा वैन हीले की जो साइकिल है, उस वैन हीले की साइकिल के अंदर क्या दिया गया है, पहला स्तर जो 0 स्तर होता है उसको कहते हैं पहचानना, ठीक है, रिकॉग्निशन कहा जाता है, विजुअलाइजेशन कहा जाता है, चाक्षुषीकरण कहते हैं उसको। और दूसरा होता है एनालिसिस यानी कि विश्लेषण। तीसरा होता है आपका रिलेशनशिप यानी कि संबंध। और यहाँ 1 2 3 नहीं है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2, तो 2 पे आता है संबंध यानी कि यहाँ पर रिलेशनशिप से आता है। उसके बाद चौथा होता है आपका रिडक्शन, उसके बाद होता है राइगर यानी कि एनालिसिस ऑफ रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, इन चीज़ से बात करते हैं। आगे बात करेंगे, ये मैथ का क्वेश्चन है, आप कर लेंगे, संवर्ग गुड इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं होती, ऐसा नहीं है। आप कक्षा 1 2 3 4 के अंदर जो मैथ पढ़ते हैं हम लोग, उसमें समाज और संस्कृति सबको शामिल किया जाता है। तो मैथमेटिक्स में ये चीज़ गलत हो जाती है। 48 का आंसर आपको देना है। 48 का आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है बच्चों को संख्याओं को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही। संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए, कथन सत्य है। तो इसका आंसर जाएगा A and D। ठीक है, देखो गणना से पहले संख्याओं का संख्यांक रूप में लिखना गलत। आप पहले गणना करना सिखाइए, बोलना सिखाइए बच्चों को, गिनती सिखाइए, उसके बाद लिखना सिखाइए। ठीक है, संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ना चाहिए नहीं भाई, लिखना बाद की बात है, पहले उसको क्या है बोल तो ले। तो संख्याओं को इंट्यूटिवली समझना, अंडरस्टैंडिंग करना, ये बिल्कुल सही है। और ऑर्डर इरेलेवेंस ऑफ नंबर शुड बी इनकरेज्ड। तो बच्चों को क्या है आगे पीछे गिनती 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 10 ऐसे करके आपका क्या गिनती है, बीच बीच में इसको करा सकते हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, A और D, थर्ड आंसर इसका बिल्कुल सही है। 49 की बात करते हैं हम लोग। तो 49 में क्या आता है, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना, ये बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। ये आपको कहाँ मिलेगा, ये साफ साफ पूरी लाइन लिखी हुई है NCF 2005 के अंदर, आप एक बार चेक करेंगे तो मालूम पड़ेगा। 50 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन यानी कि 3 डायमेंशनल या स्पेशल रीजनिंग आएगी। तो एक आपका आंसर आता है टेसलेटिंग कहते हैं इसको, चौपड़ आकृतियों को पहचानना। इसका आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित संकल्पना पढ़ाने के लिए कौन सा अत्यंत उपयुक्त है। तो क्यूजनियर, अगर आपको बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है उसको कहते हैं क्यूजनियर रॉड्स, इसलिए इसका आंसर क्या है। फ्रैक्शन की अगर जब भी बात आएगी, फ्रैक्शन माने होता है आपका भिन्न, तो भिन्न में अगर बात करेंगे तो क्यूजनियर रॉड्स जो होती हैं वो आपके यूज होती हैं। जियोवोट्स आपका नंबर ऑफ चार्ट्स, अवेकस, ये सब चीज़ें क्या हैं, मैथमेटिक्स के टूल्स हैं। तो जब भी फ्रैक्शन की बात आएगी तो आप क्यूजनियर रॉड्स को लगाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं सत्य नहीं है। आप इसको एक बार देख लेना, चेक कर लेना, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। संख्या 3 का प्रयोग क्रमसूचक भाव में पैदा हुआ। मैं इस इमारत की 3री मंजिल पर रहता हूँ। इस घर में 3 कमरे हैं, प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं। इस डब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह हैं। 3 का प्रयोग क्रमसूचक भाव में पैदा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसका आंसर जो जाएगा वो मैं इस इमारत की 3री मंजिल पर रहता हूँ। ठीक है, तो इस घर में 3 कमरे हैं। तो एक क्रम सूचक की बात करिए, ऑर्डिनल स्केल कहते हैं। तो ऑर्डिनल का मतलब होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, और कार्डिनल का मतलब होता है, सॉरी ऑर्डिनल होता है 1 2 3 और कार्डिनल का मतलब होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आपको समझ में आएगा कि मैं इस इमारत की फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 30 मंजिल रहता है, तो क्रम सूचक सब दिखाता है। तो इसको कह सकते हैं, ये वाला आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस चीज़ को। आगे फिर से आपका शुद्ध कथन मचाना है। 54 का आंसर जो था आपका, 54 की बात करिए तो किसी आकृति को उसके परिमाप का निर्धारण करना क्या कहलाता है।
55 का फर्स्ट आंसर है। बीजगणितीय विचारों को नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। आगे बात करें तो 56 का है 4, 56 का 4 है, बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकार के त्रिभुज प्रस्तुत करने चाहिए परंतु अन्य आकृतियों से दूर रखना चाहिए। अगर आपको बच्चों को शुद्ध सिखाना है, शुद्ध संबंध सिखाना है तो एक ही आकृति दिखाइए, अलग अलग आकृति दिखाएंगे तो बच्चों को समझ। ये क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है, आपको करना पड़ेगा खुद से, ठीक है। ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। बात करते हैं ईवीएस की, तो ईवीएस में क्या है आपके सामने, ईवीएस में है ये सारे के सारे ईवीएस के क्वेश्चन कहाँ से लिए गए हैं, आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं। सारे क्वेश्चन कहाँ से लिए गए हैं, एनसीईआरटी से लिए गए हैं। आप देख सकते हैं इसको। डॉक्टर एम स्वामीनाथन, मटर के पौधे पर किसने खोज करी थी, तो ग्रेगोर जॉन मेंडल। ये आपके क्लास 5th की एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, ठीक है। आप क्या करोगे, जब भी इसकी पेडागोजी लगाओगे ईवीएस की, तो ईवीएस की पेडागोजी कैसे होती है, वो होती है आपको थीम पढ़नी पड़ेंगी कि ईवीएस की कितनी थीम होती हैं और उन थीम के अंदर कितनी सब थीम होती हैं, ठीक है। 6 थीम है और 6 थीम में जो पहली वाली थीम है उसके अंदर कितनी थीम है, 4 सब थीम है, उनको आपको देखना पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन है, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को, पुनीत लड़का है कोई, उसने क्या किया है, अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने के लिए पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था, क्या चाहता था, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा वाला आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको आराम से कर सकते हो, कोई टफ नहीं है। अगर आपने बहुत प्यार से इसको आंसर, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का, देखो मुस्कान क्या चाहती थी, मुस्कान कह रही थी कि हमें किस पे काम करेंगे कि ईंधन से क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों को सराहना में करने में मदद करता है। इससे क्या होगा, बच्चे अपने अपने दृष्टिकोण रखेंगे तो उनसे उनको क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, सराहना मिलेगी। ईवीएस का मानचित्रण कौशल क्या होता है, तो 79 का आंसर था स्थानों की सापेक्ष स्थिति के समझ को विकसित करना। तो अगर लैंडस्केप का मतलब क्या होता है, जो जहाँ रह रहे हैं हम, ये सब ईवीएस का क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, ये संकेतक से लिया गया है। ईवीएस के 10 इंडिकेटर होते हैं, ठीक है, 10 इंडिकेटर होते हैं। तो 81 जो क्वेश्चन था इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा इंडिकेटर नहीं है, तो सहयोग इंडिकेटर है, न्याय के प्रति सरोकार ये भी इंडिकेटर है, कंसर्न ऑफ इक्वलिटी समानता के प्रति सरोकार ये भी इंडिकेटर है, लेकिन अवधारणा मानचित्रण 10 इंडिकेटर्स में से नहीं है। तो इसका आंसर क्या था, चौथा वाला, कौन सा संकेतक नहीं है। तो आप ऐसा करके इस आंसर को अच्छे से लगा सकते हैं, ठीक है। एक राज्य में तोरांग का अर्थ है जंगल, तो 86 जो क्वेश्चन था वहाँ पूछा गया तोरांग का अर्थ क्या होता है। तोरांग कहाँ से लिया गया है, झारखंड से लिया गया है, तो झारखंड इसका आंसर हो जाएगा। ये दिशा का निकालने का प्रश्न था, 89 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन है, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमारे देश में मिर्ची कहाँ से आई थी, तो मिर्ची आई थी दक्षिणी अमेरिका से। तो दक्षिणी अमेरिका से क्या, साउथ अमेरिका जो पोर्शन से ब्राज़ील है और आपका अर्जेंटीना है, ये यहाँ से आपका क्या आई थी, मिर्ची आई थी। बात करते हैं हम इंग्लिश पेडागोजी की। तो इंग्लिश पेडागोजी में शुरू के जो 15 क्वेश्चन होते हैं आपके, वो सारे के सारे क्वेश्चन कैसे होते हैं, ग्रामर बेस्ड होते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, मैंने बोला ना आपका अगर फर्स्ट पेपर लोगे आप तो आपके सामने प्रोज और दोनों चीज़ें आएंगी। आगे बात करें तो यहाँ से आपकी पेडागोजी स्टार्ट हो जाती है। तो पेडागोजी में क्या है, पहला क्वेश्चन है, ए लैंग्वेज टीचर फर्स्टली आस्क्ड स्टूडेंट टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ टू ईच अदर इन द क्लास, देन शी आस्क्ड देम टू इंट्रोड्यूस देयर फ्रेंड टू ईच अदर। दिस एक्टिविटी विल हेल्प देम टू इंक्रीज BICS। BICS का मतलब होता है बेसिक इंस्ट्रक्शनल कंप्यूटर। मैं इसका फुल फॉर्म मुझे कंफर्म नहीं है, मैं आपको देख के बताता हूँ इसका फुल फॉर्म क्या है। एक सेकेंड, BICS एंड CALP, दो चीज़ें होती हैं। BICS का मतलब होता है कॉग्निटिव एकेडमिक लर्निंग प्रोफिशिएंसी, ये होता है CALP। इसके अलावा अगर बात करी जाए, BICS का मतलब होता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। तो बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल को कहते हैं BICL, और CLP का मतलब होता है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो बात करी जाए इसकी, तो बात करते हैं कि ए स्टूडेंट टीचर फर्स्टली बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, एक आधारभूत आपस में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल की बात करते हैं
तो एक दूसरे को बच्चा क्या कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है एक दूसरे से, उसको क्या कहते हैं हम लोग, BICS कहते हैं। CLP भी दे रखा है, CLP कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम। देखिए कंप्यूटर कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, CLP का मतलब वो भी होता है, कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम भी होता है, इसके अलावा कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी होता है। तो इंटरपर्सनल की बात हो रही है यहाँ पर, इंट्रोडक्शन की बात हो रही है, तो आंसर किसका जाएगा, BICS को जाएगा। तो आप जब इसको पढ़ेंगे ना तो आपको सब मालूम पड़ जाएगा कहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है। स्पीकिंग टेस्ट क्या होता है, एक क्लास 112 क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, 112 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए आप 112वें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th इज हैविंग द सम प्रॉब्लम इन राइटिंग। तो जहाँ भी राइटिंग वर्ड आ जाएगा तो वहाँ क्या आ जाता है, डिस्ग्राफिया आता है। क्या आता है, डिस्ग्राफिया। डिसलेक्सिया आपका आता है जब आप चीज़ों को क्या है, बी को डी लिख रहे हो, सी को उल्टा बना रहे हो, तो डिस्ग्राफिया डिसलेक्सिया आता है। डिस्ग्राफिया में लिखने संबंधी होती है, तो राइटिंग है तो डिस्ग्राफिया हो जाएगा। डिस्फेजिया भी होता है, डिस्कैल्कुलिया भी होता है, ठीक है। सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, डिस्क्लोजर क्या होता है, ये सब मैं आपको अगर मेरा टाइम मिला, क्योंकि मैं CTET पढ़ाने नहीं आया हूँ इस चैनल पर, मैं पढ़ाने आया हूँ UGC नेट या हायर एजुकेशन को। फिर भी मैं CTET पढ़ा रहा हूँ। रीज़न क्या है कि CTET के नाम पर लोग बिना मतलब के कोर्सेज बेच रहे हैं, जिसको आप बच्चे को आराम से खुद से कर सकता है, उसके बावजूद वो लोग क्या कर रहे हैं, कोर्सेज को बेचने में लगे हुए हैं। फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज क्या होती है, तो आप अगर NCF को पढ़ेंगे सब कुछ इसमें दे रखा है चैप्टर नंबर 3 के अंदर। सेम चीज़ हिंदी में भी है। हिंदी के आपके सामने क्वेश्चन आते हैं, हिंदी क्वेश्चन है, सारे सॉल्व करने होते हैं आपको, ठीक है। ये चॉम्स्की से क्वेश्चन आया, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने दिया था। तो समाज की बात करेंगे तो वाइगोस्की का नाम चला जाता है, ठीक है। फिर से इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए। इंग्लिश 2 सेक्शन आते हैं, ऐसे हिंदी के भी 2 सेक्शन आते हैं, ठीक है। हिंदी के भी 2 सेक्शन आते हैं, ठीक है। तो आप इसको निकाल लेना। कोई भी क्वेरी हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो अगले वीडियो में भाषा अर्जन क्षमता, लैंग्वेज एक्विजिशन कैपेबिलिटी या कैपेसिटी जो होती है, उसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था। तो एक डिवाइस होता है LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र, इसके बारे में किसने बताया है, तो चॉम्स्की, नोआम चॉम्स्की जी ने बताया है। चॉम्स्की क्या है, अमेरिका में अभी रह रहे हैं, जिंदा हैं, काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं वो अपना, ठीक है। एक अच्छे पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं वो। तो ये है चॉम्स्की से क्वेश्चन लिया गया है। आप अच्छे से पढ़ेंगे ना तो अच्छे से आप कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। तो ये मेरा पेपर था, इसके अलावा मैं और भी मेरी सीरीज चल रही है। सीरीज में आप देखोगे तो मेरे पास मैंने कैसे कई एग्जाम, DSSB को मैंने निकाला है, PRT पेपर निकाला है, UGC नेट निकाला, CTET निकाला, रीट निकाला, AWS का पेपर पास किया। तो मैंने कैसे पास किया है सब मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था। फिर CTET के बारे में मैंने पूरे पेपर 1 पेपर 2 कैसे निकाला है वो भी मैंने आपको बताया। इसमें काफ़ी अच्छे से मैंने क्रिएटिव तरीके से बताया था। DSSB PRT का रिजल्ट आया तब मैंने आपको बताया। फाइनल कट ऑफ क्या होगी उसके बारे में बताया मैंने। पेपर 1 पेपर 2 का एनालिसिस किया मैंने उसके बारे में। और कल मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में भी आपको पूरी नॉलेज दी है। मैं UGC नेट क्वालिफाइड हूँ, तो मैंने कहा असिस्टेंट प्रोफेसर UGC नेट जो भी एग्जाम होते हैं उसके बारे में बताया। इसके अलावा मेरी एक सीरीज़ भी चल रही है जिसमें 2 वीडियो भी आ चुके हैं, 2 अभी और आने बाकी हैं। मनोविज्ञान का पहला पार्ट आ गया, दूसरा पार्ट आ गया, मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान में क्या संबंध है। इसके अलावा तीसरा मनोविज्ञान के स्कूल और शिक्षा मनोविज्ञान में जांच की विधियाँ, ये भी आ चुकी हैं, ठीक है। आगे बात करें तो ये मेरा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और करना भी चाहिए, ठीक है। काफ़ी टाइम हो गया मुझे पढ़ाते हुए और आगे भी आपको सामने क्या है ऐसी क्लासेस आती रहेंगी। थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन।